किस चोल शासक ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर का पुनरुद्धार किया था? विक्रम चोल ने किया था। किस चोल शासक ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर का पुनरुद्धार किया था? विक्रम चोल ने किया था। विक्रम चोल ने किस उपाधि को धारण किया था? त्याग समुद्र का। विक्रम चोल ने जो है किस उपाधि का धारण किए थे? त्याग समुद्र का। आगे है चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। चोल के समय में जो है प्रशासनिक व्यवस्था क्या था उससे संबंधित प्रश्न है। तो अगर प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से जो है चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? 6 प्रांतों में विभाजित किया था। कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 6 प्रांतों में। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से जो है चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 6 प्रांतों में किया था। आगे चोल प्रशासन में अधिकारियों का उच्च वर्ग क्या कहलाता था? पेरुदनम कहलाता था। क्या कहलाता था? पेरुदनम। चोल प्रशासन में अधिकारियों के उच्च वर्ग को क्या कहलाता था? पेरुदनम कहलाता था। क्या कहलाता था? पेरुदनम। चोल काल में निम्न वर्ग के अधिकारी क्या कहलाता था? सेरुंदनम कहलाता था। चोल काल में जो है निम्न वर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सेरुदनम कहलाता था। चोल काल में निम्न वर्ग के अधिकारी क्या कहलाता था? सेरुदनम। चोल काल में न्यायालय के पंडितों को क्या कहा जाता था? धर्म भट्ट कहलाता था। चोल काल में न्यायालय के जो पंडित होता था वो क्या कहलाता था? धर्म भट्ट कहलाता था। चोल काल में न्यायालय के जो पंडित को क्या कहा जाता था? धर्म भट्ट। किस अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। कहां से मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। किस अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहलाता था। क्या कहलाता था? चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को क्या कहलाता था? अग्रहार। चोल काल में निम्न वर्ग के अधिकारी क्या कहलाता था? सेरुंदनम कहलाता था। चोल काल में निम्न वर्ग के अधिकारी क्या कहलाता था? सेरुंदनम। चोल काल में न्यायालय के पंडित को क्या कहा जाता था? धर्म भट्ट कहलाता था। चोल काल में जो है चोल काल में न्यायालय के पंडितों को क्या कहा जाता था? धर्म भट्ट कहलाता था। चोल काल में न्यायालय के पंडितों को क्या कहलाता था? धर्म भट्ट कहलाता था। किस अभिलेख में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख में। किस अभिलेख में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलता है? चोल काल में ब्राह्मणों के दान के दिए गए गांव को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहलाता था। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव क्या कहलाता था? अग्रहार। चोल काल में दान दिए क्या कहलाता था? अग्रहार। कि चोल काल में सामान्य प्रकार की ग्राम सभा क्या कहलाता था? ऊर कहलाता था। चोल काल में सामान्य प्रकार की ग्राम सभा क्या कहलाता था? ऊर कहलाता था। चोल काल में सामान्य प्रकार की ग्राम सभा क्या कहलाता था? ऊर कहलाता था। चोल काल में सामान्य प्रकार की ग्राम भाषा क्या कहलाता था? ऊर। आगे चोल कालीन राजस्व व्यवस्था। चोल कालीन राजस्व व्यवस्था संबंधित प्रश्न है। चोल काल में भू राजस्व की राशि की कुल उपज का कितना भाग था? 1/3 भाग था। चोल काल में भू राजस्व की राशि का कुल उपज का कितना भाग था? 1/3 भाग। चोल काल में भू राजस्व की राशि के कुल उपज का कितना भाग था? चोल काल में आगे चोल काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? कदमाई कहा जाता था। चोल काल में भू राजस्व क्या कहा जाता था? कदमाई। चोल काल में भू राजस्व क्या कहा जाता था? कदमाई कहलाता था। आगे किस चोल शासक ने भूमि का सर्वेक्षण करवाकर भू राजस्व निर्धारण किया था? राजा प्रथम और कुलतोम ने। किस चोल शासक ने भूमि का सर्वेक्षण करवाकर भू राजस्व निर्माण किया था? राजा प्रथम कुलतुंग ने।
आगे चोल काल में हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के आवास स्थान को क्या कहा जाता था? कुंभन चचेरी कहा जाता था। चोल काल में जो हस्तशिल्पकार होता था, हस्तशिल्पकार होता था और कारीगर होता था, उसके आवास को क्या कहा जाता था? कुंभन चचेरी। हस्तशिल्पकार और कारीगरों के आवास को क्या कहलाता था? हाँ, कुंभन चचेरी। आगे है भू राजस्व में दी गई वेतन को क्या कहते थे? हाँ, जीवितता कहलाता था। भू राजस्व में दिए गए वेतन को क्या कहता था? जीवितता। भू राजस्व में दिए गए वेतन क्या कहलाता था? जीवितता। भू राजस्व में दिए गए वेतन क्या कहलाता था? जीवितता कहलाता था। आगे चोलकालीन प्रमुख कर है ना, चोलकालीन प्रमुख कर है, उससे संबंधित प्रश्न है। चोल काल में जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा कर लगाया जाता था? एरीपति। चोल काल में जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा कर टैक्स लगाया जाता था? एरीपति। चोल काल में जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा कर लगाया जाता था? एरीपति। चोल काल में स्वर्ण काल, लोहार, कुम्हार, बढ़ई के पेशे को लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? मगनमय कहलाता था। क्या कहलाता था? मगनमय। चोल काल में स्वर्णकार जो सोना बनाता था, लोहाकार जो लोहा बना ये करता था, कुम्हार मगनमय। स्वर्णकार को लोहार पर और कुम्भकार और बढ़ई के पेशे पर कौन सा कर लगाया जाता था? मगनमय लगाया जाता था। आगे लगान को चोलकालीन प्रणाली में क्या कहा गया है? कुडमय कहा गया। लगान को चोलकालीन प्रणाली में क्या कहा गया है? कुडमय कहा गया। लगान को चोलकालीन प्रणाली में क्या कहा गया है? कुडीमय कहा गया। क्या कहला है? कुडीमय कहला है। लगान को चोलकालीन प्रणाली में क्या कहा है? कुडमय कहा गया। आगे चोलकालीन सैन्य व्यवस्था, ये चोल काल में सैनिक व्यवस्था किस तरह था, उसी संबंधित प्रश्न है। तो पहला जो है संबंधित प्रश्न है कि चोल शासनकालीन सैनिक की छावनी को क्या कहा जाता था? हाँ, कड़गम या पडेबीडू। चोल शासनकालीन सैनिकों की छावनी को क्या कहा जाता था? कड़गम या पडेबीडू। कड़गम या पडेबीडू। चोल शासनकालीन सैनिक की छावनी को क्या कहा जाता था? कड़गम और पडेबीडू। आगे चोल शासन में स्थानीय रक्षा के लिए भर्ती किए गए सैनिकों को क्या कहा जाता था? नटुप्पादाई। चोल शासन में स्थानीय रक्षा के लिए भर्ती किए गए सैनिक को क्या कहा जाता था? नटुप्पादाई। चोल शासक में स्थानीय रक्षा के लिए भर्ती किए गए सैनिकों को क्या कहा जाता था? नटुप्पादाई कहा जाता था। आगे चोल काल में राजमहल के सैनिकों को क्या कहा जाता था? बलमय। चोल काल में राजमहल के सैनिकों को क्या कहा जाता है? बलियम। आगे सुनिए, चोल काल में जो है राजमहल के सैनिकों को क्या कहा जाता है? बलियम। क्या कहलाता था? बलियम। चोल काल में राजमहल के सैनिकों को क्या कहा जाता था? बलियम। चोल काल में राजमहल के सैनिकों को क्या कहा जाता था? बलियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलियम। आगे है चोलकालीन आर्थिक स्थिति। चोल काल के समय जो है आर्थिक स्थिति क्या था, उससे संबंधित प्रश्न है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि कावेरी डेल्टा की उपजाऊ भूमि किस फसल के लिए विख्यात था? धान की खेती के लिए। कह रहा है कावेरी डेल्टा की उपजाऊ भूमि जो है किस फसल के विख्यात था? धान की खेती के लिए। धान। कह रहा कावेरी डेल्टा की उपजाऊ भूमि किस फसल के लिए विख्यात था? धान की खेती के लिए। धान की खेती के लिए। कावेरी डेल्टा की उपजाऊ भूमि जो है किस फसल के लिए उपजाऊ था? धान की खेती के लिए। धान की खेती के लिए। आगे है गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को क्या कहा जाता था? बेलन बागाई कहलाता था। बेलन बागाई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि क्या कहलाता था? बेलन बगाई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि क्या कहलाता था? बेलन बगाई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाता था? बेलन बगाई। चोल शासक में गोदामों और विक्रय केंद्रों को क्या कहा जाता था?
एरी एरी बिरपत्ता पातन एरी पातन एरी कुछ पढ़े नहीं। कौन सा महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि जो है संगम काव्यों और यूनानी वृत्तांतों के मोतियों के लिए लिपिबद्ध है? कोरकाई, है ना। कौन सा महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि जो संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध था? कोरकाई कोरकाई कोरकाई, है ना। करा कौन सा महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम कर्तव्य काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए प्रतिबद्ध था? कोरकाई कोरकाई। आगे चोल काल में चिट्टारोमेली किसका संगठन था? किसानों का। चिट्टारोमेली किसका संगठन था? किसानों का। चोल काल में चिट्टारोमेली किसका संगठन था? किसानों का था। चोल काल में चिट्टारोमेली किसका संगठन था? आगे चोल कालीन सामाजिक स्थिति। चोल काल में जो है समाज का क्या स्थिति था उससे संबंधित प्रश्न है। तो कह रहा हस्त शिल्पकारों और दस्तकारों की जातियों को क्या कहा जाता था? दंड गई इडन गई इडन गई। हस्त शिल्पकारों एवं हस्तकारों की जातियों क्या कहा जाता था? इडन गई। हस्त शिल्प था। कारीगरों के आवास क्या कहलाता था? कमांचेरी। कारीगरों के आवास क्या कहलाता था? कमांचेरी। कारीगरों के आवास क्या कहलाता था? सन्यासी की समिति को क्या कहा जाता था? उदासिक बरियम। उदासिक बरियम क्या कहलाता था? उदासिक बरियम। सन्यासियों की समिति को क्या कहा जाता था? उदासिक बरियम। सन्यासी के समिति को क्या कहा जाता था? उदासिक बरियम। शिक्षा एवं साहित्य संबंधित प्रश्न चोल काल का। करा चोल काल में मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को क्या कहा जाता था? घटिका कहलाता था। क्या कहलाता था? घटिका। चोल काल में मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को क्या कहा जाता था? घटिका। किस चोल शासक ने जो है राज राजेश्वर नाटकम तथा राज राजा विजयम ग्रंथ लिखा था? राज प्रथम ने। करा कि राजेश्वर नाटकम और राज विजयम ने जो कौन सा ग्रंथ लिखा था? हाँ, राजा प्रथम लिखा था। राजेश्वर नाटकम और राजा राज विजयम किसने ग्रंथ लिखा था? राजा प्रथम ने लिखा था। करा कलिंग तुपर्णी की रचना किसने किया है? जय गुंदार ने। करा कलिंग तुपर्णी की रचना किसने किया था? जय गोदार ने। कलिंग तुपर्णी की रचना किसने किया था? जय गोदार ने। कलिंग तुपर्णी की रचना किसने किया था? जय गोदार ने। आगे है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी? 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी का प्रस्तुत किया गया है? कावेरी का। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी को प्रस्तुत किया गया है? कावेरी। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी को प्रस्तुत किया गया है? कावेरी। प्रांतक प्रथम के संरक्षक में कितने ऋगर्थ दीपिका का रचना किया गया है? वेंकट माधव ने। प्रांतक प्रथम के संरक्षक में जो है कितने ऋगर्थ दीपिका का रचना किया गया है? वेंकट माधव ने किया। प्रांतक प्रथम के संरक्षक में जो है किसने ऋगर्थ दीपिका की रचना किया है? वेंकट माधव ने। प्रांतक प्रथम के संरक्षक में जो है किसने ऋगर्थ दीपिका का रचना किया है? वेंकट माधव। ऋगर्थ दीपिका का रचना किसने किया है? वेंकट माधव ने। आगे धर्म कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है इसे समझिए।
कि कौन सा तमिल कवि संत जो है नंदी बर्मन तृतीय का समकालीन था? पेरुंद देवनार। पेरुंद देवनार करा कौन से तमिल कवि संत नंदी बर्मन तृतीय के समकालीन थे? पेरुंद देवनार। पेरुंद देवनार करा कौन से तमिल कवि संत नंदी बर्मन तृतीय के समकालीन थे? पेरुंद देवनार। आगे है हेन सांग ने किस पल्लव शासक के समय में कांची की यात्रा किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम काल में हेन सांग ने किस पल्लव शासक के समय में कांची की यात्रा किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम काल में हेन सांग ने किस पल्लव शासक के समय कांची की यात्रा किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम किया था। करेक्ट। 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? दांडी ने 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? दांडी। 10 कुमार चरितम की रचना किसने किया है? दांडी ने। 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? दांडी। आगे किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन एवं भगवद जुक की रचना किया है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया है। किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन और भागवत दजुक का रचना किया है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। चोल कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस देवता की है? नटराज। चोल कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस देवता का है? नटराज का। चोल कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस देवता का है? नटराज का है। आगे कुड मिमालय ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर। किस पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर आधारित है। कुड मिमाल ग्रंथ किस कुड मिमालय ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर। कुड मिमालय ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर। कुड मिमालय ग्रंथ किस पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर। कुड मिमालय ग्रंथ किस पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर। पल्लव कालीन मंदिर में किस प्रकार की मंदिर निर्माण शैली का प्रयोग किया गया था? द्रविड़ शैली का। पल्लव कालीन मंदिर में किस प्रकार की मंदिर निर्माण शैली का प्रयोग किया गया था? द्रविड़ शैली का। पल्लव कालीन मंदिर में किस प्रकार के मंदिर निर्माण शैली का प्रयोग किया गया था? द्रविड़ शैली का। आगे है अपभ्रंश के महान कवि कौन थे जो राष्ट्रकूट दरबार में रहते थे? स्वयंभू। अपभ्रंश के महान कवि कौन थे जो राष्ट्रकूट दरबार में रहते थे? स्वयंभू। अपभ्रंश के महान कवि कौन थे जो राष्ट्रकूट दरबार में रहते थे? स्वयंभू। आगे राष्ट्रकूट काल में प्रचलित कलुंज या कसु ग्रहानक थे कौन थे? स्वर्ण मुद्राएं था। राष्ट्रकूट काल में प्रचलित कलंजु और कसु और गिरहनक क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। राष्ट्रकूट काल में प्रचलित था कलंजु, कसु और ग्रहनक सब क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। आगे महाबलीपुरम में पगोड़ा रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने करवाया था। महाबलीपुरम में पगोड़ा रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने करवाया था। महाबलीपुरम में पगोड़ा रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने करवाया था। आगे है मंडप, विमान और गोपुरम क्या था? चोल मंदिर निर्माण कला का मंदिर के आगे वाला द्वार को बोलता था। मंडप, विमान और गोपुरम क्या था? हाँ सब आगे सुन। चोल मंदिर निर्माण कला का प्रमुख विशेषता है। मंडप, विमान, गोपुरम क्या था? चोल मंदिर। चलिए फिर से देखिए। किस चोल शासक ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया था? विक्रम चोल। आगे विक्रम चोल ने किस उपाधि को धारण किया था? चार समुद्र। एक की बोलिए। आगे प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से
चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया? 6 प्रांतों में। आगे, चोल प्रशासन में अधिकारियों का उच्च वर्ग क्या कहलाता था? हाँ, पेरुंदनम। आगे है, चोल काल में न्यायालय के पंडितों को क्या कहा जाता था? धर्मभट। किस अभिलेख में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलता था? उत्तर मेरू अभिलेख में। आगे है, चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को क्या कहा जाता था? देखो, अग्रहार। आगे बताइए, आप बताइए, चोल काल में सामान्य प्रकार की ग्राम सभा क्या कहलाता था? 2 ही अक्षर के। हाँ, उर। आगे बताना है कि चोल काल में भू राजस्व की राशि को कुल उपज का कितना भाग था? 1/3। भू राजस्व को क्या कहा जाता था चोल काल में? जीविका। क्या से नाम है? आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कदमई। चोल काल में भू राजस्व को कदमई कहा जाता था। आगे फिर चलिए सुनिए, किस चोल शासक ने भूमि का सर्वेक्षण करवाकर भू राजस्व निर्धारित करता था? किस चोल शासक ने भूमि का सर्वेक्षण करवाकर भू राजस्व निर्धारित करता था? सर्वेक्षण कराकर। हाँ, सही है। सही है, राज प्रथम अकुलोतुंग ने। ये पहले नाप ले नाप के हिसाब से वो कर निर्धारित करा। हाँ, आगे है, चोल काल में हस्तशिल्पकारों और कारीगरों की आवाज क्या कहलाता था? सही है, कुम्मन चचेरी। आगे बताना है, भू राजस्व में दिए गए वेतन क्या कहे जाते थे? भू राजस्व में दिए गए वेतन को क्या कहते हैं? से है ना, से ना। बोलिए, सही है, जीवितता। आगे बताना है, आगे बताइए, चोल काल में जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा कर लगाया जाता था? सही, एरीपति।